जय हिंद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी लगभग 5-6 दिनों के अंदर में मैंने एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के ऊपर में 2 वीडियो बनाई है। लेकिन आज की ये वीडियो मुख्यतः एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के ऊपर में नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्या अंतर होता है। देखिए, मुझे यकीन है कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर में जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो बातें आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जीवन भर काम आने वाली है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की डिसीजन है वो थोड़ी सी आसान हो सकती है अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं। अब ये वीडियो मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उस वीडियो में एक व्यूअर्स ने कमेंट्स किया कि एचडीएफसी डिफेंस फंड भी तो एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। तो वो जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं उस कमेंट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को मना करता हूं सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, मैं किसी को भी बिल्कुल भी मना नहीं करता हूं। आप चाहें तो जिस भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते हमारा ये काम होता है कि किसी फंड की अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है, ये बताना। ये नहीं कहना कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हाँ, कभी कभी हम अपनी राय आपको बताते हैं। जैसे अगर मेरी माने तो मैंने कभी भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है और उम्मीद यही है कि आगे भी चल करके जीवन में कभी भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो ऐसी मेरी राय है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता हूं, तो मैं अपनी डिसीजन आपके ऊपर थोप थोड़ी रहा हूं। मैं जैसा करता हूं वैसा मैं आपको करने को थोड़ी कह रहा हूं। मैंने जैसा किया आपको भी वैसा करना चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैंने अपनी राय आपको बताई है, अपनी डिसीजन आपके ऊपर थोपी नहीं है। आपको जैसे मर्जी करे वैसे कर सकते हैं। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते हमारा ये काम होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर होगा वो आपको यही बताएगा कि किसी भी फंड को लेकर के, यहाँ पे बात एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड की नहीं है, किसी भी फंड के को लेकर के कि उस फंड की अच्छाइयाँ क्या है, उस फंड की बुराइयाँ क्या है। आखिरकार इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में इस एनएफओ का हम डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के अंदर में इस एनएफओ का डिटेल जानने के लिए आए हुए होंगे। तो ये एनएफओ आया है एसबीआई की तरफ से और इस एनएफओ का नाम है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पे लग रहा है, अगर हम इस एनएफओ में पैसा लगाते हैं या फिर ये म्यूचुअल फंड जब लॉन्च हो जाएगी तब इसमें हम पैसा लगाएंगे तो हमारा ज्यादा पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगा। अभी इस एनएफओ का लॉन्च डेट है 17 मई, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस फंड का जो इन डेट है वो है 31 मई। जो भी लोग 17 से 31 मई के बीच में अपना पैसा लगाएंगे उनको अलॉटमेंट 7 जून तक मिल जाएगा। अगर आपको एसआईपी करना होगा तो अच्छा ये होगा कि जब ये फंड ओपन हो जाए तब फिर उसके बाद एसआईपी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा कहा कि सर हमने एसआईपी तो क्रिएट किया लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो जब ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए ओपन हो जाए 7 जून के बाद में, तब फिर आप एसआईपी क्रिएट कीजिएगा। ये फंड एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड होने वाला है और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर वाला फंड है। तो जब आप इस फंड में पैसा लगाएंगे यानी कि एनएफओ में पैसा लगाएंगे तो आपका मिनिमम 80 पैसा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जाएगा। जैसे गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, या फिर ऑटो इंसलरी या फिर ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी जैसे टायर बनाने वाली कंपनी हो गई, वायरिंग हार्नस बनाने वाली कंपनी हो गई, या फिर कुछ ईवी वाली कंपनी हो गई, उनमें भी आपका 80% पैसा कम से कम जाएगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना 100% भी पैसा लगा सकता है। और मैंडेटरी यहाँ ये भी है कि ये जो फंड मैनेजर है अपना 20% पैसा अदर सेक्टर में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन में भी अपना पैसा लगा सकता है। क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड होने वाला है तो इस फंड में जब आप पैसा लगाएंगे यानी कि जब इस एनएफओ में पैसा लगाएंगे तो आपका कम से कम 80% पैसा इक्विटी में जाएगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो आपका 100% पैसा भी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें आप एसआईपी 500 रुपये से कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपये से कर सकते हैं। और क्योंकि ये फंड एनएफओ नया है तो एनएबी आपको 10 रुपये पे मिलेगी, तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। 10 रुपये पे मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको जो भी एनएबी अलॉट होगी वो सस्ते में एनएबी अलॉट होगी। 10 रुपये के वैल्यू के हिसाब से ही आपको एनएबी अलॉट किया जाएगा। तो ये है इस एनएफओ का डिटेल। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लोग
सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इतना उत्साहित क्यों रहते हैं? देखिए, इसका तो एक कारण यही है कि हमेशा ही आपको कुछ ऐसे 1, 2, 3 सेक्टोरल थीमेटिक फंड मिल जाएँगे, जिनमें अगर आप साल भर का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 50, 60, 70, 80, 100% तक का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं या फिर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं ना, वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो उनको देखने को मिलता है कि भाई सेक्टोरल थीमेटिक फंड में तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए भी लोग बढ़ चढ़ करके सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या फिर इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमेशा रेस का जो घोड़ा है ना, जो विनर होता है वो एक ही नहीं होता है। अगर एक रेस में 10 घोड़े दौड़ रहे हैं तो कभी आपको देखने को मिलेगा कि भाई 10 नंबर का घोड़ा जीत गया, कभी आपको देखने को मिलेगा कि 5 नंबर का घोड़ा जीत गया, कभी आपको देखने को मिलेगा कि 7 नंबर का घोड़ा जीत गया। तो एक ही घोड़ा हर बार जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हर बार जो रेस के घोड़े होते हैं, जीतने वाले घोड़े होते हैं, वो बदल जाते हैं। इसी तरह से हमारे देश में सेक्टर्स हैं। तो हमेशा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही सेक्टर में लगातार तेजी बनी हुई है। कभी आपको देखने को मिलेगा कि भाई आईटी वाला सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी है, कभी आपको देखने को मिलेगा कि फार्मा वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी है। अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि पीएसयू सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी है। तो हर बार ये जो सेक्टर है ना, ये बदल जाते हैं। और लोग करते क्या है कि जब उनको देखने को मिलता है कि भाई सेक्टोरल थीमेटिक फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड के प्रति आकर्षित होते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें तो रिटर्न ही चाहिए ना, ये तो फंड रिटर्न दे ही रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा कैटेगरी का, किस तरह का फंड है, हमको तो रिटर्न चाहिए, इस फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो यहीं पर होता है आपका गलत डिसीजन। और एक बात आपको और ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप किसी फंड का रिटर्न देख करके इन्वेस्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई फंड ऑलरेडी बुल रन दिखा चुका है, जब कोई सेक्टर ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, अच्छा खासा ओवर वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में अगर हम उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि जो उसका पास्ट का परफॉर्मेंस है, यानी कि जो पिछले साल भर में रिटर्न दिया है, वही परफॉर्मेंस वो अगले साल भी कंटिन्यू रखे। ऐसा भी हो सकता है कि अगला साल आपको बहुत कम रिटर्न मिले या फिर ना के बराबर मिले या फिर आपको माइनस में भी रिटर्न मिल जाए। तो जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड पहले अच्छा कर चुका है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो आगे भी अच्छा करेगा। और एक रूल्स है इंडियन स्टॉक मार्केट की, जो भी सेक्टर में अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिलता है साल भर 2 साल के दौरान, उसमें कुछ समय के लिए करेक्शन तो जरूर आता है, उसमें डाउनफॉल तो उसमें जरूर आता है। तो अगर आप ऐसा देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी आपके लिए गलत डिसीजन हो सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी से बताऊं तो कोरोना पेंडेमिक से पहले एक आईटी सेक्टर भी इसी तरह का सेक्टर था, जिसमें लगातार बेतहाशा रिटर्न देखने को मिल रहा था। लेकिन जब से कोरोना पेंडेमिक आई है, तब से आपने आईटी सेक्टर के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। औसत परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो क्या गारंटी है कि जिस सेक्टोरल थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? कहीं आईटी सेक्टर की तरह परफॉर्मेंस वहाँ पे हो गया तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है, ताकि जो आपने मेहनत करके पैसा कमाया है, जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, वो पैसा आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सभी को कुछ डेटा भी दिखाऊंगा। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके सामने 2 स्टोर या फिर 2 दुकान का ऑप्शन है। एक दुकान के अंदर में इस तरह का प्रोडक्ट रखा हुआ है, जैसे मैं मान लीजिए वहाँ पे गारमेंट्स का प्रोडक्ट बिकता है, सिंपल में समझ लीजिए। लेकिन एक दुकानदार ऐसा है जो गारमेंट का प्रोडक्ट रखता है, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट रखता है जिस गारमेंट्स को आपको खरीद करके बाद में टेलर के पास सिलवाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो थान वाला कपड़ा बोलते हैं वो रखता है, और वो सिर्फ पुरुषों के लिए रखता है। तो एक ऐसा दुकान है जो गारमेंट्स बेचता है, लेकिन वो सिलवाने वाला कपड़ा है और सिर्फ वो पुरुषों के लिए है। और दूसरा दुकान ऐसा है जिसमें आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। वहाँ पे गारमेंट भी मिल जाएगा जो सिलवाने वाला है, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। वहाँ पे रेडीमेड्स भी सारे कपड़े हैं, क्लॉथ हैं, जैसे में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो हर रेंज वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए, दोनों के पास जो है ना सेल्स बराबर है, दोनों के पास बिक्री बराबर हो रहा है। एक दुकानदार सारे वैरायटी बेच रहा है और एक दुकानदार सिर्फ
एक ही चीज पर फोकस कर रहा है, वो जो सिला करके पहनने वाला कपड़ा है उस पर फोकस कर रहा है। तो आपको अगर उन दोनों दुकानों में से ओनरशिप मिले तो आप किस दुकान का ओनरशिप लेना पसंद करेंगे? देखिए, यहाँ पे डिसीजन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जान रहे होंगे तो जो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में समझता होगा, हमेशा वो उस दुकान को चुनेगा जिस दुकान में बहुत तरह के कपड़े हैं, बहुत तरह के क्लॉथ है। वहाँ पे आपको सिलवाने वाले कपड़े भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको रेडीमेड भी मिलता है, महिला पुरुषों के लिए, हर किसी के लिए मिलता है। तो वो इस बात को जानता है कि अगर मैं पुरुषों का कपड़ा नहीं बेच पाया तो महिलाओं का बेचूंगा, महिलाओं का नहीं बेच पाया तो मैं बच्चों का बेचूंगा, इन सब कपड़ों को नहीं बेच पाया तो मैं सिलाने वाला कपड़ा बेचूंगा, तो कोई ना कोई कपड़ा तो मैं बेच लूंगा। लेकिन एक दुकान ऐसा है जो सिर्फ सिलाने वाला और पुरुषों का कपड़ा बेचता है। और आप सभी ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है कि धीरे धीरे ये जो सिला करके कपड़ा पहनने वाला जो ट्रेंड है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि कपड़ा जो सिला करके पहनने वाला है वो ट्रेंड धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो दुकानदार एक ही चीज पर फोकस रहता है तो कल के दिन पॉसिबिलिटी है कि उसका दुकान फेल हो जाए, उसका दुकान मार खा जाए, जो सिर्फ सिला करके कपड़ा पहनने वाला कपड़ा बेचता है और सिर्फ पुरुषों के लिए ही बेचता है। तो ऐसे में उसके जो कस्टमर हुए ना, वो लिमिटेड कस्टमर हुए, चुनिंदा कस्टमर हुए। सारे लोग उसके दुकान में जा करके उसका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये वो ऐसा ही प्रोडक्ट बेच रहा है। तो उसके दुकान में डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच हो जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। और दूसरा दुकान वाला देखिए, सिलाकर पहनने वाला कपड़ा भी बेच रहा है, बच्चों के लिए भी बेच रहा है, महिलाओं के लिए भी बेच रहा है, बुजुर्ग के लिए भी बेच रहा है, हर तरह का कपड़ा वहां पे बिक रहा है। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और जब आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। आपको ऐसा ही दुकान मिलता है, जैसा मैंने कहा कि उसके दुकान में सिर्फ सिला करके पहनने वाला कपड़ा मिलेगा और वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही होगा। तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में ऐसा ही होता है। और जब आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि एक डाइवर्सिफाइड दुकान था जिसके पास सिला करके पहनने वाला कपड़ा भी था, बच्चों के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था, बुजुर्गों के लिए भी था, हर तरह का कपड़ा था। यानी कि किसी भी तरह का मेरे पास कस्टमर आए उसको मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, उसको मैं सेल्स करूंगा, उसको मैं प्रोडक्ट बेचूंगा ही। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन और ये होता है एक सेक्टर पर फोकस, यानी कि एक सेक्टर पर निर्भर करना। तो आई होप मैंने जो एग्जांपल आप सभी को दिया वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं कुछ डेटा के माध्यम से भी आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्या अंतर होता है। देखिए, जब भी आप एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो एसबीआई ऑटोमेटिक ही नहीं, वो आईटी हो सकता है, फार्मा हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी फंड हो सकता है जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, वहां पे आपको सेक्टर एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस मिलता है। वहां पे सेक्टर एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है। जिस भी सेक्टर का वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है उसी में आपका मेजर पैसा जाएगा। जैसे कि मैंने एसबीआई वाले में यहाँ पे आपको बताया कि ये क्योंकि एसबीआई ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटीज फंड है तो यहाँ पे मिनिमम 80% पैसा जाएगा। फंड मैनेजर चाहे तो 100% पैसा लगा सकता है। 20% की इनको छूट होती है कि आप अदर सेक्टर में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 20% से कोई बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो जब भी आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे सेक्टर एलोकेशन पर आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा सेक्टर का फंड आपको एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड के पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें नॉर्मल म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे भी आपको मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी है ये मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। अगर मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा तो जो भी इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है उनका पैसा गलत जगह पर चला जाए। इसलिए जरूरी हो जाता है मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। अब ये मार्केट कैप एलोकेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम किसी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पे मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगी कि आपको कम से कम अपना जो पैसा है वो 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में तो जरूर से डालना है। जैसे जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे कैप लगा हुआ होता है ना, तो आप समझ जाना कि उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में ये जो मार्केट कैप एलोकेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन जरूर होगी। तो जैसे मान लीजिए एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो वहां पे
मार्केट कैप एलोकेशन में रिस्ट्रिक्शन ये रहती है कि आपको अपना पैसा कम से कम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना है। अगर आप चाहें तो 100% पैसा भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। जैसे सेक्टोरल थीमेटिक फंड में आपको सेक्टर एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। एक फंड मैनेजर एक फंड को मैनेज करने के लिए 20 से 100 सेक्टर में भी अपना पैसा लगा सकता है। जैसे आईटी हो सकता है, फार्मा हो सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारे सेक्टर्स में ये अपना पैसा लगा सकता है। लेकिन क्योंकि इसके आगे कैप जुड़ा हुआ है, हम ये जान करके पैसा लगा रहे हैं कि हम लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपको 80% कम से कम पैसा, अगर कोई फंड लार्ज कैप का है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें मिड कैप की, तो यहाँ पे भी कैप लगा हुआ है। यानी कि हम जो मझौली मार्केट कैप वाली कंपनी होती है उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर हम किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं तो उस मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम को हमारा पैसा कम से कम 65% मिड कैप स्टॉक्स में तो लगाना ही होगा, और बाकी जो 35% पैसा बचता है वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए किसी और मार्केट कैप को अलोकेशन दे सकता है। लेकिन 65% उसको पैसा मिड कैप के मामले में मिड कैप स्टॉक्स में लगाना होगा। यहाँ पे भी आपको सेक्टर एलोकेशन के लिए कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फंड मैनेजर चाहे तो जितने सेक्टर में पैसा लगा सकता है। जैसा मैंने दुकानदार का एग्जाम्पल दिया था कि एक दुकानदार सभी तरह का प्रोडक्ट बेचता है और एक दुकानदार सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वही वाला मामला यहाँ पे है। जब आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको ऐसा दुकानदार मिल रहा है जो सभी तरह का जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, उसके यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट कैप एलोकेशन में रिस्ट्रिक्शन मिलता है कि फंड मैनेजर को आपका पैसा कम से कम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना होगा, और जो 35% बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे लगाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए मल्टी कैप फंड की, तो यहाँ पे 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना होता है, इतना मैंडेटरी होता है। बाकी 25% जहाँ फंड मैनेजर को लगे वहाँ पे पैसा लगा सकता है। यहाँ पे भी सेक्टर एलोकेशन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। तो मार्केट कैप एलोकेशन पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आप जहाँ पे पैसा लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपने पैसा लगाने को सोच करके उस फंड में इन्वेस्ट किया है वहीं पे आपका पैसा जाए। इसलिए नॉर्मल म्यूचुअल फंड में सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है। और वहीं पे सेक्टोरल थीमेटिक फंड में आपको सेक्टर एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है, मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। अब देखिए एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बताया इन दोनों ही तरह के फंड के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस है। जैसा कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड के ऊपर में मैंने बताया कि मार्केट कैप एलोकेशन को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस रहता है, जो रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्टर के हित में होता है, इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इन्वेस्टर को फायदा होता है। लेकिन वहीं पे ये जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सेक्टर एलोकेशन को लेकर के, इससे मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेक्टर में आपका पैसा जाए और वो भी स्मॉल कैप मिड कैप में जाए, तो थोड़ा सा और भी ज्यादा रिस्क आपका बढ़ सकता है। तो मेजर डिफरेंस जो है वो यही होता है कि जब आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो वो एक ही सेक्टर में आपका पैसा लगाएगा, और जब आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो ये कई सेक्टर में आपका पैसा लगा सकता है, ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हमें पैसे लगाने से हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, और सेक्टोरल थीमेटिक फंड में पैसे लगाने से हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब ये सवाल है कि जब इस तरह का ये फंड है और इसमें इतनी सारी आप कमियां बता रहे हैं, तो ये फंड हाउस आखिर इस तरह का एनएफओ लॉन्च क्यों करती है, या फिर पहले से जो फंड चल रहा है वो लॉन्च क्यों किया गया है, जब इसमें इतना रिस्क ही है, इसमें पैसा निवेश करना ही नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसमें पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, पैसा आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से पैसा निवेश करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी से कहा कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड भी अपने जगह पर ठीक है, लेकिन सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका और सही समय होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से और सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड से आपको जितना रिटर्न मिल सकता है उतना रिटर्न शायद आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड से भी ना मिले।
लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि इसके लिए आपका तरीका और समय दोनों ही सही रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आता है कि सही समय का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए तो कोई भी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा है जो लगाया जा सकता है। अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं और आपका अंदाज़ा सही होता है तो यकीन मानिए ये जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है इससे भी आपको कई गुना बेहतर रिटर्न मिल सकता है। जैसे अभी आपने फिलहाल देखा होगा कि ये जो पीएसयू सेक्टर है ना, पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें अंधाधुंध रिटर्न अभी देखने को मिला है। इसीलिए बहुत सारे लोग ना पीएसयू का जो फंड है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो तरीका है ये गलत हुआ, क्योंकि जो रिटर्न देना था पीएसयू सेक्टर वो पहले से ही ऑलरेडी दे चुका है। तो अब इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आगे भी चल करके वो उतना ही रिटर्न दे। मे भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये सेक्टर अच्छा खासा बुल रन दे चुका है तो थोड़ा सा अंदाजा इस बात का है कि जो रिटर्न अभी फिलहाल मिल चुका है उतना रिटर्न शायद आगे चल करके ना मिले। तो इसके लिए हमें करना ये चाहिए कि आप ये देखिए, आपकी अगर रिसर्च ऐसी कहती है, आप ये देखिए कि भाई कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले समय में साल भर 2 साल के अंदर में बुल रन आ सकता है, वहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो उस सेक्टर में आप आज पैसा लगा दीजिए। अगर आपका अंदाजा सही हुआ तो आपका पैसा कई गुना यहाँ से बढ़ करके मिल सकता है। जैसे सपोज कीजिए अभी मैंने बात किया आईटी सेक्टर का। आपने देखा होगा कि कोरोना पेंडेमिक से पहले आईटी सेक्टर खूब चला करता था और कोरोना के बाद हमें उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है और आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं एक तरह से कह लीजिए वो फेयर वैल्यू पर अवेलेबल हैं। तो चांसेस ये हैं कि आईटी सेक्टर में आगे चल करके अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो जो सेक्टर ऐसा है जो अंडर परफॉर्म करके अभी पड़ा हुआ है, जिसमें अभी सुगबुगाहट ज़्यादा नहीं है, जिसने अभी रिटर्न नहीं दिया है, इस तरह के सेक्टर में अगर आप पैसा लगाएंगे और वो सेक्टर कहीं चल पड़ता है, आपका अंदाज़ा सही हो जाता है, तो आपको कई गुना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं इस वीडियो के आखिर में आप सभी को बिल्कुल भी कह दूं कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो यकीनन आपके लिए नॉर्मल म्यूचुअल फंड ही अच्छा है, आपको उसी के साथ में चलना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क ले करके, एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, सही तरीके से सही समय पर अगर पैसा लगाते हैं आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड पर, तो यकीनन आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड क्या होता है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे हमें और कब और कैसे हमें सेक्टोरल थीमेटिक फंड में पैसा लगाना चाहिए, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, सारी बातें आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। लेकिन कुछ भी पॉइंट रह गया होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आने वाले वीडियो में उस पॉइंट पर भी वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा या फिर आपका वो जो पॉइंट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।